नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शालिनी सिंह, डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, गौतम नगर, अजमेर से। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है हाइपोथायराइडिज्म, जिसे आयुर्वेद के अनुसार कफ से रिलेटेड रोग भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कफ की प्रधानता मानी गई है। तो आइए हम इसके बारे में पहली बात तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके क्या लक्षण रहते हैं, साथ ही इसमें हम किस प्रकार अपनी जीवन शैली में चेंज ला सकते हैं और खुद को इससे बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, थायराइड ग्लैंड, जिसे कि हम अफ्टू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हार्मोन्स कम सीक्रेट होते हैं तो उनकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से शरीर के अंदर कई प्रकार के लक्षण मिलते हैं, जो कि अगर जिन लक्षणों पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चल करके हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इसके अंदर आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में दुर्बलता का आना, यानी कि जो व्यक्ति है वो बाहर से दिखने में तो बहुत ही स्थूल लगेगा, मोटा लगेगा, लेकिन उसके अंदर से, शरीर के अंदर उसकी दुर्बलता बनी रहेगी। उसको लगेगा कि जैसे उसके अंदर ताकत ही नहीं है। इसके अलावा जो अपनी त्वचा होती है उसमें रूक्षता आएगी, स्किन ड्राई रहेगी। इसके अलावा पेशेंट के अंदर बालों का झड़ना यह आमतौर पर देखा जाता है। कब्ज का रहना, एसिडिटी, जिसे कि हम अम्ल पित्त भी आयुर्वेद में नाम से जानते हैं, वो भी बनी रहती है। श्वास क्षत, यानी कि ब्रीथलेसनेस, उसको सांस लेने में भी कठिनाई होगी, और साथ ही उसको स्मृति अल्पता का भी लक्षण मिलेगा, यानी कि स्मृति याद रखने में चीजों को बहुत कठिनाई होगी। और ये जनरली देखा जाता है ओल्ड एज वुमेन्स में। जिन स्त्रियों की एज 45 से 50 साल के आसपास है, उन स्त्रियों के अंदर मसल्स के अंदर दर्द तथा जो ऐंठन रहती है उसकी कठिनाई निरंतर बनी रहेगी। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसके अंदर वजन का बढ़ना आमतौर पर इसके अंदर समस्या देखी गई है। अगर उसका खान पान कम भी हो, अगर पेशेंट 1 रोटी या 2 चपाती भी खाता है, इसके अलावा क्योंकि हार्मोन की कमी हो रखी है बॉडी में, इस वजह से भी पेशेंट के अंदर वजन बढ़ता है। पेशेंट को लगातार थकान बनी रहती है, जिस वजह से कहीं मन भी नहीं लगता, चिड़चिड़ापन भी लगातार बना रहता है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर आप देखें थायराइड का, तो वो आपको हमारे हार्ट पे और जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि रक्त प्रवाहन का जो सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर, वहां पर आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार के जो एज जनरेशन है उसमें ज्यादातर मिलता है और किस प्रकार की जो लोगों को ज्यादातर होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो उम्र दराज औरतें होती हैं उनको ये अक्सर ज्यादा रहता है। अगर बात करें 45 से 50 साल की औरतें या उससे ज्यादा एज की, तो उनको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत अक्सर मिलती ही है। अब हम बात करते हैं इसके निदानों की हेतु की, यानी कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है शरीर में। तो पहली बात तो ये कि एक ऑटोइम्यून डिजीज भी है, हाशिमोटो डिजीज नाम से भी हम इसे जानते हैं। कई बार ये हमारे जनरेशन से फॉलो होता हुआ आता है। पेरेंट्स कभी पेरेंट्स में रहा हो, फिर उनके जो पेरेंट्स रहे हो, दादी हैं, माँ है, या उनसे ऊपर जो पेरेंट्स हैं, वो उसके अंदर ये कई बार तो पेरेंट्स की जो जनरेशन है उसके अंदर चला आता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का ऑपरेशन करवाता है, जिसके अंदर रेडिएशन थेरेपी वगैरह दी जाती है, और उसे रेडिएशन से वह सर्जरी करके उसको रिमूव किया जाता है, तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म जो है आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो थायराइड है, ग्लैंड है, उसको ही वहां से रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके। इसके अलावा आयोडीन की कमी से भी शरीर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म देखा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार से सूजन है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, या हमने कुछ खान पान हमारा इस तरह का चल रहा है जो वहां पे इन्फेक्शन फैल गया है, तो उसकी वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर हार्मोन्स की कमी आ जाती है, जिससे कि आगे चल करके हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी होती है।
तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर व्यक्ति कर क्या सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर व्यक्ति को किस प्रकार का खान पान तथा जो उसकी दैनिक चर्या है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ताकि जो थायराइड का जो हार्मोन्स का बैलेंस है बॉडी में वो रेगुलर बना रहे, और उससे उसकी जो, और अगर इम्बैलेंस ऑलरेडी है तो उसके लक्षणों में कैसे कमी आए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार का खान पान हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें निरंतर सेवन करना चाहिए, ताकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उससे जो निकलने वाले जो स्राव हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो बैलेंस रहें। अगर वो बैलेंस रहेंगे तो बॉडी अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर कर पाएगी, क्योंकि जो एक अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज को करने का, एक पाचन क्रियाएं होती हैं, मसल्स के अंदर जो क्रियाएं मसल्स अपना काम करती हैं, हार्ट जो अपना काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो अपना काम होता है, इसके अंदर जब अपने हार्मोन्स की कमी आने की वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है, तो व्यक्ति का पाचन समस्या वगैरह एकदम खाना ढंग से पचता नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम किस प्रकार की चीजों को जिंदगी में फॉलो करें जिससे कि हमें इससे बचाव हो। अगर हम देखें कि तेल का प्रयोग, तो किस प्रकार के तेल का प्रयोग आपको इस बीमारी के अंदर करना चाहिए। तो अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तब तो आप जो है कोकोनट का ऑयल यानी कि नारियल के तेल का प्रयोग खाना बनाने के काम में ले सकते हैं। और अगर आप जहां रहते हैं वहां ज्यादा गर्मी वगैरह नहीं रहती है तो आप तेल का प्रयोग करें खाना बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम सब्जियों वगैरह की बात करें तो उसके अंदर जो भी हम खाना बनाएं वो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड गर्म गर्म ही खाएं। तुरंत जो बनता है खाना थोड़ी देर रुक करके गर्म गर्म ही खाना का सेवन करें। ऐसा नहीं कि खाना हमारा अभी बना है और हम उसको 2 घंटे बाद सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा हमारी जो डाइट होगी इसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम रहने चाहिए। यानी कि अगर आप आटा इस्तेमाल में ले रहे हैं तो आटा आपका गेहूं की बजाय आप मिस्सा आटा प्रयोग करें, जिसे अपन होल ग्रेन आटे के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी करीब 4 से 5 ग्रेन्स का वो मिश्रण करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार के आटे का आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। फाइबर डाइट मतलब कि आपको हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, अगर हम दालों की बात करते हैं तो उसके अंदर मूंग व मसूर की दालें। इसके अलावा ऐसी चीजों का कम प्रयोग करना है जो पचने में हैवी होती हैं, जैसे कि उड़द, चना, बेसन, मैदा, मेयोनीज, बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन चीजों को कम से कम प्रयोग करना है, ताकि जो हमारी बॉडी का ऑलरेडी इस बीमारी में क्या होता है कि पाचन क्रिया जो है हमारी स्लो पड़ जाती है, क्योंकि हार्मोन की कमी की वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। तो इसके अंदर हमको जो अपना खाना है पहली बात तो आराम से पच जाए। और घर में आप खाने के अंदर किस तरह के मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हींग है, जीरा है, राई है, अजवाइन है, इनका तड़का लगा करके भी आप खाना बना सकते हैं। सूप वाली चीजें ज्यादा लीजिए, वेजिटेबल सूप बना करके भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। और मौसमी ही फल खाएं, और जो मौसमी ही जो सब्जियां आती हैं केवल उन्हीं का प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आप छाछ अच्छे से ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, क्योंकि दही जो है प्रोबायोटिक क्वालिटीज होती है उसके अंदर, यानी कि वो आपकी जो इंटेस्टाइन है यानी कि जो आंत है उसको हेल्दी रखता है। वहां पर जो हमारा आंत का जो इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने के सही प्रकार से पाचन करने में मदद करते हैं, तो उनको वो बनाए रखता है। तो आप अच्छे से छाछ ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, और खाने के अंदर नमक जो है वो कम रखें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं खाने में बजाय किसी और नमक के। अंकुरित अन्न आप इसमें सुबह सुबह इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन की उसमें अच्छी मात्रा मिलती है। तो अपन को क्या करना है इसके अंदर कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमें उसको कम खाना है,
और उसके बदले आप फाइबर ज्यादा खाएं, यानी कि आपकी डाइट के अंदर हाई फाइबर्स होने चाहिए। फ्रूट्स का जूस लेने की बजाय फ्रूट्स को ऐसे ही कच्चा सेवन करें, अच्छे से साफ करके। इसके अलावा आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह है, शक्कर है, वो कम मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आगे जाकर के मेटाबॉलिज्म अपना स्लो रहेगा, तो वो बनने में आगे जो बॉडी के अंदर मोटापा है उसको बढ़ाएगी। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आप इसमें अखरोट ले सकते हैं, अक्सी के बीज ले सकते हैं, और निरंतर गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी भी अच्छा फैट कटर होता है। गर्म पानी के अंदर भी आप काफी सारी चीजें मिला करके ले सकते हैं, जैसे कि गोमूत्र अथवा एप्पल सिडार विनेगर, जो कि फैट को कम करने में आपका सहयोग करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हम आगे होने वाली जो फर्दर इस डिजीज के अंदर जो सिम्टम्स को बढ़ा दे, इस तरह के लक्षणों से बच सके। तो पहली चीज तो ये कि जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, सोयाबीन है, हमें इसका प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो डब्बा बंद खाना आता है, जो लंबे समय तक फ्रीज के अंदर रखे रहते हैं सामान, इस तरह की चीजों का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैफीन के प्रोडक्ट्स, कॉफी वगैरह, हाई कैलोरी डाइट्स, ऐसे फूड पैकेट्स जिनके ऊपर हाई कैलोरी भी लिखा रहता है, वो चीजें नहीं लेनी। इसके बदले आप अगर जैसे लेना चाहें तो जो हाई फाइबर डाइट वाले फोर्टिफाइड जितने भी जो मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि आप फ्लेक्स वगैरह देखें, अगर आप केलॉग्स फ्रॉस्टेड फ्लेक्स वगैरह की बात करें तो सुबह नाश्ते में आप ये भी खा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की हमें डेली जो दिनचर्या है उसको किस प्रकार का बनाना चाहिए। एक तो आप दिन में एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करें। इसके अलावा डेली प्रतिदिन आपको 45 मिनट 30 से 45 मिनट तक का आपको एक्सरसाइज वगैरह डेली अपनी जो रूटीन है उसके अंदर ऐड करना चाहिए, ताकि जो हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मसल के अंदर क्रैम्प्स आना, ऐंठन होना, दर्द होना, थकान वाली फीलिंग, तो ये जो सिम्टम्स है इससे रिड्यूस हो जाएंगे। तो प्रतिदिन 30 से 45 मिनट निकालिए अपने समय में से, और उसके अंदर आप सूर्य नमस्कार वगैरह आदि कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके अलावा चक्रमण वगैरह भी आप कर सकते हैं, पैदल चलना जिसे कहते हैं। करीब आप आधे घंटे की, मतलब एक सेट करिए एक अपना, जैसे कि आपको कितने स्टेप्स चलने चाहिए दिन के अंदर, तो आप मिनिमम जो है कम से कम 6000 स्टेप्स तो अपने कवर करिए दिन के अंदर। इससे क्या होगा कि जो भूख ना लगना जैसी समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस भी आगे जाके जो होता है, तो इसके अंदर रिलीफ आएगा। भूख समय से लगने लगेगी, और जो मसल्स के अंदर जो थकावट हर वक्त बनी रहती है, दुर्बलता बनी रहती है, वो एक्सरसाइज करने से आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी दिनचर्या के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं कि जो आप घरेलू उपाय हम देखते हैं कि इसके अंदर आप किस प्रकार के घरेलू उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसके जो सिम्टम्स है उसको हम थोड़ा रिलीफ दे सकें। आटा जो हम खाते हैं, आटे के अंदर हम अत्सी के बीज का चूर्ण मिक्स करके खा सकते हैं। थोड़ा जैसे आपने आटा लिया, डेली आप जो आटा लगाते हैं चपाती बनाने के लिए, इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच जो है अत्सी का चूर्ण मिला करके खा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो उसका पाचन क्रिया है जो उससे स्वस्थ रहेगी, जो आपकी इंटेस्टाइन है वो हेल्दी रहेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आप 1-1.5 गिलास गर्म पानी उबालें, बिल्कुल चाय जितना गर्म, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच गौमूत्र के ऐड कर दीजिए। गौमूत्र अर्क नाम से भी मार्केट में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। तो उसको हमको बिल्कुल चाय जितना गर्म करके पीना है। तो उससे क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा, और जो कफ का दोष है, आयुर्वेद में इसे कफ का दोष माना जाता है, तो जो कफ है वो इससे डिक्रीज होगा। जो कफ जब कम होगा शरीर के अंदर, तो इसके जितने भी एग्रीवेटिंग जो सिम्टम्स हैं, जो बढ़े हुए सिम्टम्स हैं, उसके अंदर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे जो आपका जो वजन जो इसकी वजह से बढ़ा हुआ था
उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। आपकी थकान वगैरह है जो, इसके अंदर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अन्य जो मैंने आपको पहले जो लक्षण बताए थे उन सभी के अंदर धीरे धीरे आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एप्पल सिडार विनेगर आता है, हम उसको भी गर्म पानी में डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या होगा, खाली पेट लेना होगा इनको, जो जैसे गौमूत्र का गर्म जल अगर आप पानी में डाल करके पीते हैं। इसके अलावा एप्पल सिडार अगर आप गर्म पानी में डाल करके पीते हैं तो इनको खाना खाने से करीब 1 घंटा पहले या फिर सुबह और शाम का भी आप रख सकते हैं। सुबह आप खाली पेट इसको सेवन करिए। इसके अलावा खाना खाने से 1 घंटे पहले आप इसका सेवन करिए। तो अगर हम इस प्रकार से जो अपना जीवन शैली के अंदर चेंज लाते हैं, मतलब कि जैसे अगर हम ऋतुचर्या, दिनचर्या, किस प्रकार की ऋतु चल रही है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग भी अगर अपना फूड को हम एडजस्ट करेंगे, किस समय पे हमें ज्यादा खाना चाहिए, किस समय हमें ऋतु के अनुसार किस प्रकार का अन्न खाना चाहिए, किस समय में कम खाना चाहिए, अगर हम अपनी बॉडी को देखते हुए उसकी जो अग्नि है उसको ऑब्जर्व करते हुए अगर हम खाना खाएंगे तो जो हमको जो सिम्टम्स है उसमें काफी रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हम निरंतर अपने कार्य के अंदर, एक तो ये है कि हम स्ट्रेस कम लें। आजकल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन है किसी भी बीमारी को छोटे से बहुत बड़ा बना देने के अंदर। तो पहली बात तो ये कि जब आपको पता चले कि ठीक है आपको कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहली बात तो कि अपन को स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री लेना है। और फिर किन किन जो कारण हैं जिस वजह से ये बन रही है उन चीजों पर गौर करते हुए या अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलकर उनसे परामर्श लेकर के तथा अपनी जीवन शैली के अंदर हमें कुछ चीजों को ऐड करके, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी की अभी फिलहाल क्या कंडीशन है और ये आगे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी को आगे बढ़ने से। किस किस तरीके से हमें खुद को ऑब्जर्व करना है और किस प्रकार का आहार रखना चाहिए, प्लस हमें किस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी हम कौन कौन सी इसके अंदर कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को अगर इस तरीके से जिए तो जो बीमारी है इसके सिम्टम्स काफी कम हो जाएंगे और हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियां और इसके अलावा जो अन्य बीमारियां भी हैं सब में देखने को आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। नमस्कार।